हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 15वें चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों को कंबाइन रूप से स्टडी करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें हम लोग इफेक्टिवली और कम से कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग एमएस वर्ड देख चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट कीज़ थी उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया था। और इसी के साथ हम लोग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी थोड़ा बहुत पॉइंट बचे होंगे उसका मैं अलग से छोटा छोटा वीडियो डाल करके अपडेट दे दूंगा। बाकी यहाँ पे हम लोग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस वर्ड हम लोगों ने देखा था, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज हो रहा था, ठीक है। तो उसी तरह से एमएस एक्सेल एक है जो हमारा स्प्रेडशीट यानी कि टेबलेटेड डेटा को बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात ये है इसकी कि इसमें साथ में कैलकुलेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ये इसकी खास बात है। आज के टाइम में हम लोग एआई में डाल करके सब कुछ जनरेट कर लेते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि ये पहले का एआई ही था। इसमें आप मार्क्स अलग अलग लिख देते या नंबर लिख देते, उसका सम निकालना है, एवरेज निकालना है या कुछ भी करना है, वो एमएस एक्सेल में बहुत क्विकली हो जाता था। तो इसीलिए जो है एमएस एक्सेल बहुत ज़्यादा स्मार्ट एप्लीकेशन ऐप है। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इससे कितना आसानी से बड़े बड़े डेटा को हैंडल किया जा रहा है। तो आजकल तो ऐसा भी कोर्स चल रहा है कि एमएस एक्सेल प्लस एआई को ऐड कर दिया जाए तो इसका एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं फिर ये कितना अच्छा फंक्शन करता है और आज के टाइम में इसी की डिमांड है। तो चलिए हम लोग इसको ज़्यादा एप्लीकेशन बेस पे नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के देखेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी काम नहीं किए हैं, नेवर वर्क ऑन द एमएस एक्सेल, तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए मैंने अपने खुद से पीसी से सारे इमेज बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो कभी नहीं काम किया है कंप्यूटर पे वो भी इस चीज़ को समझेगा। बस आप ध्यान से जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको देखते जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। मैं बता दिया कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब टेबलेटेड डेटा को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। स्टोर, ऑर्गेनाइज और उसको साथ साथ एनालाइज भी करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तो यानी कि ये कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर रहा है साथ में। चलिए, इसका एक्सटेंशन, मैंने एक एक्सटेंशन वाली वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने सबके एक्सटेंशन डाल रखे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड का देखा था, docx.docm। ये 3 एक्सटेंशन हमारे एमएस वर्ड के थे, इसको याद रखिएगा। अब एमएस एक्सेल का देख लेते हैं क्या है एक्सटेंशन। .xls और x लास्ट में। तो बाद में x जुड़ जा रहा है, तो ये कुछ नहीं, बस लेटेस्ट वर्जन को शो कर रहा है कि ये एमएस एक्सेल का हमारा लेटेस्ट वर्जन है। जैसे हम लोग .docx में देख रहे थे, x हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड को शो कर रहा था। तो यानी 2007 और उसके बाद वाले में .xlx करके आता है। यानी आप कोई भी फाइल अगर एमएस एक्सेल में बना रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं, तो जब आप उसको जा करके देखेंगे, भले ही आप उसका कोई नाम दें, लेकिन उसके लास्ट में ऐसे लिखा रहेगा XLS या फिर XLXX। ये तो इससे पता चल जाएगा आपका ये एक्सेल फाइल है। अच्छा, इसमें एक जूम लिमिट देख लीजिए, मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 400% होता है। ये भी पूछा जा सकता है एज ए फैक्ट के रूप में। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होते हैं इसमें, तो इसमें अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सेल क्या होते हैं। तो इसके अंदर जब आप बॉक्स जो होता है, इसी को सेल कहते हैं, इसके अंदर जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट जाता है, और वहीं अगर आप कोई नंबर टाइप करते हैं तो ये राइट टू लेफ़्ट आता है, ठीक। तो ये राइट साइड में अलाइन होते हैं, मतलब ये ऐसे आप समझिए, ये हमारा बॉक्स इधर साइड से अलाइन होना शुरू होगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा लेफ़्ट साइड से अलाइन होना शुरू करेगा, ठीक। तो ये जब आप लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसा है, बस इतना याद रखिएगा, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। तो एक बार मैंने समझाने के लिए बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हम लोग एक बार इसका पूरा विंडो देख लेते हैं। जब हम लोग ओपन करते हैं एम एस एक्सेल को तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो एक तो टॉप पोर्शन ये है, बॉटम मैंने थोड़ा क्रॉप करके अलग से जोड़ा हुआ है। तो जो कल हम लोग देखे थे एम एस वर्ड में जो बोला जा रहा था सेम टू सेम मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे भी वही चीज़ें रहेंगी। जैसे ये टॉप वाले में हमारा जिस भी डॉक्यूमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक्सेल में कहा जाता है सीट, तो जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उसी का इस पे नाम शो होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है टाइटल बार। ठीक, ये आपको बताया था मैंने कि विंडो कंट्रोल की होता है। तो ये लगभग मैक्सिमम जितने एप्लीकेशन आप खोलेंगे सब में ये कॉर्नर पे शो होगा। इसका मतलब होता है मिनिमाइज करना, इसका होता है मैक्सिमाइज करना, और इसका मतलब क्लोज करना, यानी क्रॉस वाला कर देंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विंडो कंट्रोल बटन, विंडो कंट्रोल बटन या बार कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, मैं बार बार ये ऊपर वाले को नहीं डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे फिर से रिवीजन आपका करा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूछता है कि ये हमारा क्या होता है। तो कल हम लोगों ने देखा था, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन से 3 कीज रहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। एक हमने देखा था, ये है हमारा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन बना हुआ है, इसको कहा जाता है सेव वाला, मतलब सेव करने के लिए इसको यूज करिए। ऐसा नहीं है कि सेव करने के और ऑप्शन नहीं है, ये हमारा जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसको काम को फास्ट करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे जब फाइल में जाएंगे तो वहाँ भी सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ जा करके आप सेव करिए, या तो डायरेक्ट यहाँ पे जा करके आप सेव कर लीजिए, तो ये ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये सब टूल दिए रहते हैं। ये है अनडू, ये है रीडू। तो अनडू और रीडू का मतलब मैं बता चुका हूँ, और इस पर हम लोग शॉर्टकट कीज भी देख चुके हैं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 कीज हो गए, अनडू, रीडू और सेव बटन। लेकिन ये जो यहाँ पे कॉर्नर में तीर बना हुआ है, ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसमें और भी चीज़ें, या तो इसको हटा करके इसके जगह और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे करेक्टर वाला हो गया, करेक्टर का फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, ये सब भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, जो कि हमारा यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा समझ लीजिए रिवीजन हो गया कल वाले का, जो हम लोग एमएस वर्ड में देखे थे। ये हो गया टाइटल बार, विंडो कंट्रोल बार और या विंडो कंट्रोल की, और ऊपर वाला क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग लगभग सारा जो है कंप्लीट कर लिए हैं ऊपर वाली पट्टी। अच्छा, नीचे वाली पट्टी को हम लोग क्या बोले थे, नीचे वाली पट्टी को हम लोग बोले थे इसको मेन्यू बार या टैब बार। तो ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम लोग क्या कहते थे, मेन्यू बार या फिर टैब बार, ये दोनों नाम हैं। इसमें ढेर सारे मेन्यूज हैं। जब हम एक एक को क्लिक करते हैं, ये मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे उसको क्लिक करने पे, और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है कि फाइल में कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट वाले में क्या क्या इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे अभी। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ऊपर वाले ये लेयर हो गए हमारे। अब देखते हैं इधर, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जो इस साइड में ये शो हो रहा है, इसको हम लोग रिबन कहते थे। रिबन का क्या काम था, रिबन में ये हो रहा था कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे होम सिलेक्टेड है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए होम सिलेक्टेड है, तो होम से रिलेटेड जो भी कमांड है उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब चित्रात्मक ब्यौरा उस कमांड का यहाँ पे शो होता है रिबन में। ये इसी को रिबन कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखिए ब्रश बना हुआ दिख रहा है आपको, यानी कुछ ऐसे ब्रश वाला काम होगा। इंसर्ट वाले में देखिए इस तरह का कुछ दिख रहा है कि ये इंसर्ट वाला बटन दबा रहा है। तो ये हमारा एक तरह से समझ लीजिए जो हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पढ़े थे, कुछ उसी तरह का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं जी रिबन को। तो रिबन में आपको कमांड सारे ग्राफिकल रूप में दिखाई देंगे, ये बात एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। जितने भी कमांड हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रिबन में शो होता है। अच्छा, चलिए अब नीचे वाला देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर और भी एक दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा आ गई, ये तो हमारे सारे एमएस वर्ड वाले थे। एक यहाँ पे आपको फंक्शन एफेक्ट्स दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है फंक्शन बार, और यहाँ पे जो है इसको कहा जाता है नेम बॉक्स। ये किसका नेम शो कर रहा है, ये नेम शो कर रहा है हमारे
सेल का। अभी सेल क्या होता है, उसका कौन सा नेम कैसे शो होता है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। बाकी ये जो फंक्शन इफेक्ट्स वाला है, इसमें हमारा फार्मूला शो होता है, तो इस पे भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला कैसे इस पे शो होता है। तो ये दो चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, फार्मूला या फंक्शन बार हो गया और एक हमारा नेम बॉक्स हो गया। तो मान लीजिए आप कोई भी सेल सेलेक्ट किए हैं, तो उस सेल का जो एड्रेस है, यानी उस सेल का जो नाम है, आप समझ सकते हैं, वही इस नेम बॉक्स में शो होगा। ठीक, तो अभी के लिए इसमें A11 जो शो हो रहा है, A1 शो हो रहा है, तो ये मतलब ये वाला बॉक्स शो हो रहा है। ये भी हम लोग देखेंगे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए। बस अभी याद रख लीजिए कि इसमें फार्मूला या फंक्शन बार होता है और एक होता है नेम बॉक्स, इसका नाम है नेम बॉक्स। तो नोट्स में ऐसे ही डाल दूंगा, इस पर लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाली। नीचे आप जब देखेंगे तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए राइट साइड में क्या आ रहा है। राइट साइड में ये वाला जो है, इसको आप माउस से एक बार टाइप करके ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा जो सीट है ये ऊपर नीचे होगा, मूव होगा, ऐसे ऐसे मूव होगा। ठीक, तो ये हमारा होता है स्लाइड रोल बार, आप कह सकते हैं इसको, मतलब रोल बार साइड वाला, या कहिए स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कहिए, वो ज़्यादा सही है, रोल बार मत कहिए। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार हो गया ये, लेकिन ये साइड वाला हो गया, साइड स्क्रॉल बार। एक स्क्रॉल बार नीचे भी होता है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा बॉटम्स स्क्रॉल बार। ये हमारा लेफ़्ट टू राइट करता है, लेफ़्ट या राइट में मूव करना होता है जब स्लाइड को। और ये क्या करता है, जब अप एंड डाउन करना होता है हमारे सीट को। स्लाइड नहीं कहेंगे, स्लाइड हम लोग पावर पॉइंट में कहते हैं, यहाँ इस पेज को क्या कहा जाएगा, सीट कहा जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे ये जो हमारा है, इसी को हम लोग कह रहे थे स्टेटस बार। जो नीचे उसमें MS वर्ड में लास्ट पट्टी थी, उसी को स्टेटस बार कह रहे थे, और इसमें भी हम लोग इसको स्टेटस बार ही कहेंगे। लगभग फंक्शन सेम है। यहाँ पे देखिए जूम इन जूम आउट वाला हमारा बार है, इसको इधर करेंगे तो जूमिंग लेस होगी, इधर करेंगे तो जूम ज़्यादा होगा। ठीक, इसको कम ज़्यादा करने के लिए है। यहाँ पे सीट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी आप करेंटली सीट 1 में हैं, तो इसमें आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन हो रहा है, एक के पीछे एक के पीछे एक, 3 सीट एक साथ ओपन होते हैं। तो आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर इस बटन को दबाएंगे तो हमारा सीट बढ़ता जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन हो रही है, और इसको MS एक्सेल में इसको सीट कहा जाता है, जबकि हम लोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट कह रहे थे। और यही चीज़ आप पावर पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पे इस पेज को कहा जाएगा स्लाइड। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार, टैब बार, ठीक, टाइटल बार जिसमें नाम होता है जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे होते हैं, विंडो कंट्रोल बार हो गया, रिबन आपको समझ में आ गया। ठीक, ये फार्मूला बार हो गया, और इधर हो गया नेम बॉक्स, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक, और ये नीचे वाला हमारा स्टेटस बार हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। सबसे पहले देखते हैं वर्क बुक किसे कहते हैं। तो इट इज़ द एक्सेल फाइल इटसेल्फ। तो एक्सेल फाइल को ही वर्क बुक कहा जाता है। इट कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वर्क सीट। तो वर्क सीट का कलेक्शन ही वर्क बुक कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप जो भी होमवर्क पहले करते थे तो उसमें कई सारी सीट्स होती थी, उसी सीट को जोड़ करके एक कॉपी बना दिए, तो वही एक बुक कहलाता था। अभी भी आप जो बुक पढ़ते हैं उसमें कई सारी सीट्स होती हैं, सीट्स को मिला करके बुक बनाई जाती है। तो वही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि वर्कबुक जो एक्सेल फाइल होती है उसे वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सीट एक साथ ओपन हो रही है। तो ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। अच्छा, तो वर्कशीट किसे कहेंगे? द पेज वेयर यू वर्क मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो वह पृष्ठ जहाँ आप काम करते हैं जो पंक्तियों और स्तंभों से बना होता है। ठीक, अभी इसको हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्या है, रो और कॉलम किसे कह रहे हैं। तो रो और कॉलम से जो बना होता है इसी को हम लोग वर्कशीट कह रहे हैं, जबकि मैंने बताया था पावर पॉइंट में इसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्लाइड कहेंगे, और उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट कह रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, सेल किसे कह रहे हैं। तो वर्कशीट समझ में आ गया। वर्कशीट या सीट एक ही चीज़ है, यहाँ इसको वर्कशीट कहा जा रहा है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में सीट कह रहे हैं 1 2 3, तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब सेल देखते हैं, सेल किसे कहते हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को ही हम लोग सेल कहते हैं। ठीक,
तो अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेल किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसको मैं बाद में जब PDF डालूंगा तो एक बार नाम लिख दूंगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये है हमारा जो वर्टिकल लाइंस है, ठीक, ये सारे को हम लोग इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, कॉलम। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल ये रोज हैं, हॉरिजॉन्टल पंक्तियाँ, इनको पंक्ति कहते हैं, इसको रो कहा जाता है। रो मतलब पंक्ति हिंदी में, और कॉलम मतलब स्तंभ। स्तंभ यानी ये वर्टिकल वाला जो हो गया, ठीक। और ये हमारी क्षैतिज रेखाएं जो हो गई, इन्हीं को रो या पंक्ति कहा जा रहा है। तो रो और पंक्ति वाली लाइनें जहाँ आपस में एक दूसरे को काटती हैं और एक आयताकार बॉक्स का निर्माण कर रही हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो एक पार्टिकुलर सेल में करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लिखते जाएंगे तो ये सब पे लिखता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसी सेल में लिखाएगा, आप कितना भी लंबा लिखते जाएं वो दूसरे में नहीं जाएगा जब तक आप उसको ओवरलैप नहीं कराएंगे। तो सेल का मतलब यही है। तो बेसिक यूनिट जो इसमें MS एक्सेल में यूज होती है वो सेल होती है, कि किस सेल में आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका नंबरिंग देने का भी एक यूनिक आइडिया है। जैसे यहाँ लिखा है A1, तो मैंने बताया था कि ये जो नेम बॉक्स है इसमें उस सेल का नाम रहता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। और जिस सेल में आप काम कर रहे थे, मान लीजिए मैंने इस सेल को माउस से ला करके, माउस का पॉइंटर लाके क्लिक कर दिया, अब ये हमारा ग्रीन हो जाएगा या डॉटेड शो होने लगेगा, ठीक। इससे पता चल रहा है कि हमारा ये सेल हमने सेलेक्ट किया है, और सेल सिलेक्शन जिसको करते हैं उसी को एक्टिव सेल कहते हैं, क्योंकि हमें काम इसी सेल में करना है। तो जिस सेल में हम करेंटली वर्क करते हैं उसी को एक्टिव सेल कहते हैं। अच्छा, इसका नंबरिंग कैसे दिया जाता है सेल का, तो एक बार मैं नंबरिंग बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे जो हमारे रोज हैं, रो यानी कि पंक्तियों के लिए न्यूमेरिकल डिजिट यूज किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। जबकि जो स्तंभ है हमारे यानी कॉलम है, कॉलम के लिए अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर यूज किए गए हैं, जैसे ABCD। अच्छा, तो अब इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसको सेल कह रहे हैं। तो सेल को A लिखेंगे या 1 लिखेंगे, नहीं, इसको दोनों लिखेंगे। मतलब ये 1 वाला लाइन आया और ये A वाला आया, तो ये दोनों मिलके जो है एक बॉक्स बना रहे हैं A1। तो इसका नाम सेल का ऐसे लिखा जाता है कि जहाँ पे आपकी पंक्ति और स्तंभ आपस में आकर के मिल रहे हैं। मान लीजिए B वाले रो में है और यहाँ पे 19वां हमारा रो आ रहा है और कॉलम B वाला है, तो इसको लिखा जाएगा B19। और यहाँ जो नेम बॉक्स है जहाँ A1 लिख कर आ रहा है, यहाँ पे B19 हो जाएगा। यानी इसको आप सेलेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ B19 आ जाएगा, अब आप उसमें काम करिए तो वो चीज़ यहाँ पे शो होगा। तो यही सेल का नाम हो गया या एड्रेस कह लीजिए। B9 का मतलब हो गया, B19 का मतलब हो गया कि आपका जो कॉलम है वो पहले लिखा जा रहा है, कॉलम पहले लिखा जा रहा है। B वाले रो में नीचे आएंगे, कहाँ तक आएंगे, जब तक हमें 19वां पंक्ति या रो ना मिल जाए। तो 19वां रो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा और इसी में हम लोग काम करेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पे B19 लिख कर आ जाएगा। तो ये हमारा नेम बॉक्स का यही फंक्शन था। सेल का नेमिंग कैसे करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट आते हैं, यानी हमारा स्तंभ पहले आएगा, उसके बाद हमारा पंक्ति आएगा। पंक्ति का मतलब रो और स्तंभ का मतलब कॉलम। ये हमारा मान लीजिए 1 वाला। अब A1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला हुआ पहली पंक्ति और A वाला स्तंभ, तो यहाँ पे ये वाला सेल हुआ। इसी तरह से हम लोग सेल का डेफिनेशन बताते हैं और उसकी पोजीशन बताते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि A पहले लिखा जाता है या 1 पहले लिखा जाता है, ठीक। इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्कबुक सीट सेल समझ में आ गया, एक्टिव सेल भी समझ में आ गया ना, कि जिस सेल में हम लोग करेंटली वर्क कर रहे हैं, यानी माउस का पॉइंटर ले जा करके मान लीजिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ये वाला, ये हमने सेलेक्ट किया, तुरंत ये ग्रीन हो जाएगा या फिर डॉटेड दिखने लगेगा, यानी कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ जो एड्रेस है ये चेंज हो जाएगा, ये क्या शो करेगा नेम बॉक्स में, N शो करेगा। और यहाँ पे देखिए किसके सामने है, ये किस रो के सामने आ रहा है। तो ये आप देखेंगे तो लगभग 9 10
10 वाले के पास आ रहा है तो N10 करके यहाँ पे शो होगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसमें जो है एक बार और जब क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो इसमें कर्सर चलने लगता है, ब्लिंक करने लगता है। तो कर्सर जब ब्लिंक करेगा तब आप कुछ उसमें लिख सकते हैं उस सेल में। तो यही एक्टिव सेल हो गया जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन सेलेक्ट करने से लिखना नहीं शुरू होगा, उस पर एक बार और क्लिक करेंगे तब हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा, तब हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो एक्टिव सेल और सेल में डिफरेंस पता चल गया। ये सारे तो सेल हैं, लेकिन जिसको हम लोग करेंटली सिलेक्ट करके काम कर रहे हैं किसी भी सेल को, वो हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। नेम बॉक्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि शोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार। तो फार्मूला बार ये था हमारा, इधर FX फार्मूला बार दिखा रहा था और इधर हमारा एड्रेस शो कर रहा था। मान लीजिए A1 वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ का। अब फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो पहले देखते हैं फार्मूला बार क्या होता है। डिस्प्लेज द कंटेंट और फार्मूला ऑफ द एक्टिव सेल। तो जिस भी सेल में, एक्टिव सेल में आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई आप फार्मूला लगाएं, मान लीजिए सम का लगाए हैं या एवरेज का लगाए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगी वो मैं अभी बताऊंगा आगे चल करके। तो अभी इतना आगे नहीं भागना है, धीरे धीरे हम लोगों को देखना है कि बस अभी फार्मूला बार के बारे में जान लीजिए, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा। अब जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे MS वर्ड में, एक एक मेन्यू बार को हम लोग खोल खोल करके देखे थे कि क्या क्या उसमें ऑप्शंस आते हैं, उसी तरह से इस बार में हम लोग मेन्यू बार या टाइप बार में जा करके ओपन करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट किया यहाँ पे फाइल को। ये ऊपर जो शो हो रहा है, आप समझ में आ रहा है ना क्या है? ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। याद रखिएगा, इसमें 3 बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, एक सेव वाला, ये अंडू है और ये रीडू है। तो इसका जो है शॉर्टकट की भी मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से शॉर्टकट की यहाँ पे यूज होते हैं MS वर्ड और पावर पॉइंट के। फाइल में क्या क्या आ रहा है सेम टू सेम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेव आता है, सेव एज आता है, ओपन जो हमारे पहले से सेव हैं। अच्छा, सेव और सेव एज में डिफरेंस पता चल गया होगा। सेव एज यूज होता है जब नया डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे होते हैं, तो उसका नाम, जब इसको सेव एज करेंगे तो सेव एज में हमें नाम लिखने के लिए आएगा ऑप्शन, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, और एड्रेस पूछेगा, यानी किस फोल्डर या फाइल में आप उसको सेव करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपको सेव केवल करना है, यानी कि आप उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिए एक बार सेव एज करने के बाद, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या एडिट कर रहे हैं, उसी एडिट को सेव करने के लिए आप सेव बटन दबाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं पहली वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ MS वर्ड वाले में। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज बटन क्लोज करने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है स्लाइड के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारा रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। तो इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि ये जो फाइल मेन्यू बार है, फाइल मेन्यू बार जो भी है, इसमें सेव एज है कि नहीं, वो सेव एज, सेव, ओपन, ये सब पूछेगा कि ये वाले ऑप्शन, मान लीजिए कहेगा सेव ऑप्शन किस मेन्यू बार के किस मेन्यू में आता है, सेव ऑप्शन या सेव एज ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखे हुए हैं तो आपको याद रहेगा कि यहाँ सेव ऑप्शन फाइल वाले में आ रहा था। तो ये चीज़ जो है इतनी सी पूछी जाएगी, ओपन, सेव एज, सेव। और बाकी इसके शॉर्टकट कीज भी होते हैं देखने के और करने के, वो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बता दूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा फाइल हो गया। होम देखते हैं, होम में क्या क्या आता है। तो जब आप स्टार्टिंग में खोलते हैं एक्सेल को, तो आपको होम वाला ये पूरा स्क्रीन खुला हुआ नज़र आता है। तो ये रिबन था हमारा, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है होम वाले में। होम में तो सारी काम हम लोग कर ही रहे हैं होम वाले में ही। जैसे यहाँ पे हमारा कौन सा अलाइनमेंट है, और ये अप एंड डाउन वाला वर्टिकल अलाइनमेंट को शो कर रहा है, और ये हमारा लेफ्ट और राइट वाले अलाइनमेंट को शो कर रहा है। तो अलाइनमेंट वाला रिलेटेड हम लोग देख चुके हैं सारा, और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बनता है। बस आप ये देखिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर का, ये क्या होता है। कॉपी, कट, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, ठीक, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपके एग्जाम में जो पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? तो फॉर्मेट पेंटर का एग्जाम्पल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि MS वर्ड
इन MS वर्ड कॉपीज एंड अप्लाइज फॉर्मेटिंग यानी फॉन्ट साइज कलर अलाइनमेंट फ्रॉम वन टेक्स्ट सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट टू अनदर एक्टिंग लाइक ए पेंट ब्रश टू इंश्योर विजुअल कंसिस्टेंसी। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर्मेट पेंटर में अगर मैंने इस फॉर्मेट को सेव कर दिया, यानी कि इस टेक्स्ट का कलर क्या है, इसका साइज क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ये सब चीज़ें फॉर्मेट पेंटर में चली गई। अब मान लीजिए कहीं और भी कुछ लिखा हुआ है तो हमें उसको भी उसी फॉन्ट में लेकर आना है, तो वही फॉर्मेट पेंटर ले जा करके यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो सेम टू सेम सारा हमारा फॉन्ट साइज कलर अलाइनमेंट सब कुछ सब यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। मतलब कॉपी क्या होगा, एक तरह से ये एडिट होकर के इस फॉन्ट साइज में आ जाएगा और कलर वही आ जाएगा। तो इतना काम करता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ये एग्जाम में पूछा है इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिख करके बता दिया है, और ये आपके नोट्स में भी रहेगा, एक बार आप लोग इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है इंसर्ट। मैंने बताया था इंसर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें इंसर्ट कई चीज़ें इंसर्ट करने के ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल इंसर्ट करना हुआ, ठीक, पिक्चर हमारा इसमें इंसर्ट करना हो गया, शेप्स को इंसर्ट करना है, क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना है। देखिए MS एक्सेल में भी ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार है, एरिया है, ठीक, यहाँ भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। टेक्स्ट बुक है, हेडर फुटर मैं बता चुका हूँ। जो पेज की स्टार्टिंग और एंड में होता है वही हेडर होता है स्टार्टिंग में, और फुटर नीचे होता है। वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ये सारे सिंबल, इक्वेशन, ये सब सेम टू सेम लगभग हैं किसके, जो हम लोग MS वर्ड देखे थे उसमें। तो एग्जाम में यही पूछेगा कि मान लीजिए हमें अपने MS एक्सेल में के जो हमारा वर्कशीट है, वर्कशीट में हमें शेप ऐड करना हुआ, तो हम लोग किस मेन्यू बार के टैब को क्लिक करेंगे, तो हम लोग इंसर्ट को क्लिक करेंगे, ठीक। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारा पेज लेआउट। ये देखिए 3 हम लोग देख चुके हैं, पेज लेआउट है। पेज लेआउट भी हम लोग लगभग देख चुके हैं, सेम टू सेम है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, ठीक। कोई चीज़ ब्रिंग फॉरवर्ड या अंदर लाना है, और बैकग्राउंड क्या है, मार्जिन और ओरिएंटेशन। मेनली इसमें मार्जिन और ओरिएंटेशन वाला ही चलता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है पेज लेआउट से। बस आप समझ लीजिए कि पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, उसमें मार्जिन कैसी रहेगी, साइज पेज का क्या लेना चाह रहे हैं, और प्रिंट एरिया करने पे क्या आएगा। इतनी चीज़ें पेज लेआउट में हमारी होती हैं, और पेज का कलर कैसा होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब फार्मूला देखते हैं, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है MS एक्सेल में। फार्मूला वाला आप जब ये वाला टैब दबाएंगे तो ये देखिए इतने सारे फार्मूले निकल के आए। तो ये AI नहीं है, ये ऑफलाइन भी आपके सिस्टम में रहता है। जब आप लोग MS एक्सेल ऑन करेंगे तो इसको ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं है कि AI की तरह ऑनलाइन आकर के आप सब काम कर रहे हैं, ये ऑफलाइन वर्क करता है। तो ये देखिए इंसर्ट फंक्शंस, ये ऑप्शन आ रहा है कि फंक्शन इंसर्ट करने का, इसको आप क्लिक करेंगे तो अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से जो है फार्मूले आपके आते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देखिए रिसेंट, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट और टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ, एंटरिंग और मोर फंक्शंस। तो ये इस तरह इतने सारे फंक्शंस इसमें ऑलरेडी हैं। कैलकुलेशन का भी ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि एक तरह से AI, जो आजकल आप लोग AI का यूज करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ या एवरेज निकालना हुआ, तो ये सब स्लाइड ऑटोमेटिक ये बना करके और उसका एवरेज करके दे देगा, आपको कुछ करना नहीं है। कैलकुलेटर इसमें ऑलरेडी समझ लीजिए लगा हुआ है। तो ये है फंक्शन वाला टैब मेन्यू बार। तो इसमें एक स्पेशल आया हुआ है जो कि हमारे MS वर्ड में नहीं देखा होगा आपने इसको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डेटा वाले में क्या है। तो इसमें मेनली अगर आप डेटा वाले में देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रुपिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप अनग्रुप वाला, ये हमारे डेटा में आ रहा है, ठीक। ग्रुप और अनग्रुप कैसे हो रहा है, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, ठीक, फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये हर जगह से कैसे आपको डेटा को लेना है, वो यहाँ से आप जा कर के डेटा को वहाँ से पिकअप कर सकते हैं।
और ये ग्रुपिंग अनग्रुपिंग वाला है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनिंग है, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं वहाँ पे आपको डिस्कस करते चलूँगा। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू वाला। तो रिव्यू इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इस लास्ट MS वर्ड में भी हम लोग देखे थे इसको। तो इसमें मेन स्पेलिंग रिसर्च के लिए स्पेलिंग चेक होता है, ग्रामेटिकल एरर अगर आपके उसमें है कोई भी तो उसको वो चेक करता है। थीसर्स का मैंने बताया था क्या एप्लीकेशन होता है। थीसर्स का एप्लीकेशन होता है साइनोनिम्स और हिंदी में पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए। मान लीजिए आपको कोई अलग टाइप का वर्ड चाहिए उसी सिमिलर मीनिंग का, तो वो थीसर्स से आपको मिल जाएगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? रिव्यू। आप रिव्यू कर रहे हैं, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ से ये 3 इम्पॉर्टेंट थे। रिसर्च को छोड़ दीजिए, आप बस स्पेलिंग और थीसर्स को याद रखिएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए एग्जाम में पूछेगा। एक शॉर्टकट की भी होता है, कमेंट करके बताइएगा। मैं MS वर्ड में भी बताया हूँ कि कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए, और वही इसमें भी होती है यूज। तो थीसर्स और स्पेलिंग चेक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा व्यू वाला पोर्शन। तो व्यू वाले में क्या है? व्यू का मतलब है देखना, मतलब हमें किस रूप में उसको देखना है, वही व्यू है। रिव्यू में हम लोग चेकिंग कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे, यानी क्या क्या उसमें खामियां हो सकती हैं वो सब सही करने के लिए हम लोग रिव्यू कर रहे थे। जबकि व्यू में हमें देखना कैसे है, अब तो डॉक्यूमेंट बन के तैयार है, बस हमें देखना कैसे है वो चीज़। जैसे नॉर्मल पेज में देखना है, ठीक, पेज ब्रेक कैसे करना है, अगर आपको ब्रेक करना है तो वो भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। कोई सेलेक्ट करके आपको जूम करना है वो भी दिख जाएगा, जूम वाला ऑप्शन भी आ रहा है व्यू वाले में। जबकि जूम का ऑप्शन मैं एक बताया था, स्टेटस बार जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें भी आपका आता है जूम करने का ऑप्शन। स्प्लिट, हाइड, तो ये सब चीज़ें थी आपकी व्यू वाले में। तो अगर आप मेनली इसका मतलब समझ जाएं व्यू और रिव्यू का मतलब, तो आपको याद हो जाएगा कि थीसर्स और स्पेलिंग चेक वाले रिव्यू में आ रहे थे, जबकि व्यू वाले में पेज ब्रेक वाला ऑप्शन आ रहा था, जूम वाला ऑप्शन आ रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ हमें देखने में कैसे बदलाव करना है, विजुअली क्या चेंज आ रहा है, बस उससे रिलेटेड रहेगा व्यू वाला। कुछ और भी चीज़ें फैक्ट देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन क्या पता पूछ ही ले। रोज़, कितने रोज होते हैं और कितने इसमें कॉलम्स होते हैं। आखिर हम लोग अगर यहाँ पे रोज और कॉलम देख रहे हैं तो आखिर ये कहाँ तक हैं? बस जेड तक ही है या इसके आगे भी है? हाँ, तो इसके आगे भी होता है। क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं रो कितने हैं, जिसको हम लोग नंबरिंग से शो कर रहे थे, वही रो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, ठीक, ये हम लोग देख लिए थे। टोटल रोज इन MS एक्सेल कितना है? 10,48,576 हैं। तो इतना ज़्यादा लंबा डिजिट तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, खैर एक बार देखे रहिए, क्या पता पूछ ही ले। रोज ज़्यादा होती हैं याद रखिएगा, जबकि कॉलम्स हमारे कम होते हैं, और लास्ट कॉलम जो होता है XFD होता है। तो कॉलम कितने हो गए? 16,384। तो एक बार आप यहाँ पे देख लिए तो एग्जाम में आएगा तो इतना कंफ्यूज नहीं होगा। बस ये एक बार मैं जो बोल रहा हूँ 10,48,576 रोज ज़्यादा होते हैं और कॉलम कम होते हैं। सेल का एड्रेस, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि सेल का जो एड्रेस होता है, ये मान लीजिए हमारा सेल है, यही हमारा सेल है एक्टिव वाला। तो हमारा जो यहाँ से रो का आ रहा है ये बाद में लिखा जाएगा, और जो कॉलम का होता है ABCD उसको पहले लिखा जाता है। तो मान लीजिए A वाले कॉलम में आप चल रहे हैं और ये तीसरा वो है, तो इसको A3 लिख दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें फार्मूलेज का जो लिखा जाता है, फार्मूला कैसे लिखा जाता है। और आपके एग्जाम में पूछा था कि बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस मतलब वही फार्मूला क्या होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था। तो जो हम लोग यहाँ पे फंक्शंस वाले क्लिक करते हैं, मैं एक सेकंड दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने बताया था जब हम लोग इंसर्ट फंक्शन या इंसर्ट फार्मूला वाले पे जब क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन पे जब क्लिक करते हैं तो कई सारे हमारे फार्मूला ओपन होकर के आते हैं। तो वही फार्मूला का मैंने फ़ोटो लगा रखा है आगे जा करके कि इसको क्लिक करने पे क्या क्या शो होता है। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब मैंने उसको क्लिक किया तो कौन कौन से हमारे फंक्शन शो हो रहे थे। तो सबसे पहले देखिए सम आ रहा है, सम। यहाँ पे एडिशन यूज नहीं होता है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा था।
तो इसके जगह पे सम यूज होता है, तो ये याद रखिएगा बस। एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, साइन। तो सम वाले में क्या है, दो पंक्तियों या स्तंभों को या दो रो और कॉलम को जोड़ने के लिए सम यूज हो रहा है, उसका समेशन के लिए। एवरेज, दो पंक्ति या कई सारे पंक्तियों या पूरे पंक्तियों का एवरेज लेना हुआ तो उसके लिए यूज हो रहा है। इफ़ किसके लिए यूज हो रहा है, इफ़ किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन लगा देते हैं, मान लीजिए ग्रेटर दैन या इक्वल टू, तो कंडीशन पे चलता है इफ़। हाइपर लिंक मैंने बताया था, अगर कोई लिंक किसी भी टेक्स्ट को अगर लिंक में कन्वर्ट कर देंगे तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक अलग डॉक्यूमेंट पे लेकर जाएगा, अलग पेज पे लेकर जाएगा, अलग स्लाइड पे लेकर जाएगा, या कहीं वेब वाले पेज पे लेकर जा सकता है। तो ये हाइपर लिंक ऐड करने का मैंने शॉर्टकट की भी बताया था। अगर आप नहीं देखें शॉर्टकट की वाली वीडियो तो जरूर देखिएगा, जिसमें कंट्रोल+ हम लोग इंटर करते हैं तो हमारा हाइपर लिंक ऐड हो जाता है। काउंट, काउंट वाले में ये क्या काउंट करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। काउंट में मान लीजिए हमारे ये सारे सेल्स हैं, ठीक, इसका एग्जांपल मैं एक आगे लिया हुआ हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है 6, और यहाँ लिखा हुआ है किसी का नाम, मान लीजिए XYZ, यहाँ पे YZ ऐसे किसी का नाम लिखा है। तो जब काउंट आप दबाएंगे तो ये काउंट उन सेल के नंबर्स को करता है जहाँ जहाँ पे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेल ऐसी हमारी हैं जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। इसी को कौन काउंट करता है, काउंट करता है हमारा फंक्शन काउंट, ठीक। मैक्सिमम, कोई मान लीजिए रो आप सेलेक्ट कर लिए या कॉलम सेलेक्ट कर लिए, उसमें कई सारी वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे आपको चाहिए कि मैक्सिमम, यहाँ पे आप लगा देंगे मैक्सिमम फंक्शन और वहाँ से आपको मिल जाएगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी आप देख रहे हैं कितना ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, ये खुद ब खुद जो है सब काम कर दे रहा है सिर्फ एक फंक्शन लगाने से। साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला ही साइन है, बाकी इसमें और सारे फंक्शंस होते हैं तो उसको सब रटने की जरूरत नहीं है, बस मेन जो फंक्शन थे मैंने बता दिए हैं आपको। आगे अभी हम लोग देख लेंगे एक समराइज वे में। तो इस तरह से ऑप्शंस आता है कि कौन सा फंक्शन आप लगाना चाहते हैं, ठीक। अब इसका रूल क्या है फंक्शन लगाने का, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एवरी फार्मूला इन एक्सेल मस्ट स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, इक्वल साइन के साथ सारा एक्सेल फार्मूला स्टार्ट होना चाहिए, ठीक, यही इसका नियम है। तो कॉमन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे सम, A1 और A5। तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है, तो आपको समझ में, सारा चीज़ नहीं करके बताऊँगा क्योंकि एग्जाम में आपको एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, बस आपको फार्मूला कैसे लिखा जाता है ये पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से वैलिड फार्मूला है। तो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले समझ जाइए कि इक्वल का सिंबल सबसे पहले आएगा, इक्वल का सिंबल, ठीक। उसके बाद आपको समेशन करना है तो सम यहाँ पे लिखिए, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, A1 सेमी कॉलन A5, कॉलन लगा हुआ है सॉरी, तो कॉलन A5, तो A1 A5 ये क्या शो कर रहा है, ये ऐसा चीज़ शो कर रहा है जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो A1 से A5 का मतलब आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, ये D अभी मत मानिए, A मानिए, इस आपने यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट का मतलब आप यहाँ पे जो भी सम का फंक्शन लगाए हैं और सिलेक्ट किए हैं ये होता है रेंज, कि ये कॉलम में इस ए कॉलम में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांचों रो में जो भी डिजिट्स हैं उसका समेशन चाहते हैं, समेशन डिजिट का ही आएगा, तो उसी लिए ये सम फंक्शन यूज हो रहा है। और आप डायरेक्ट या तो वहाँ से ऑप्शन से क्लिक करके लगा दीजिए या तो आप लिखिए कैसे, इक्वल टू सम A1 इंटू A5, इतना जो है आपको ऐसे ये लिखने का फॉर्मेट है सम निकालने का। इसी तरह से आप कॉलम में चलेंगे तो वहाँ पे भी रेंज अलग हो जाएगी, A1 से लेकर मान लीजिए इधर आप चलते हैं और ये मान लीजिए F है, यहाँ तक का आपको यहाँ पे सम चाहिए, 1 2 3 इसका सम चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम इक्वल टू सम और स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, A1 से लेकर के यहाँ F1 तक इंटू F1, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको ऐड करके दे देगा आपको कौन, एक्सेल आपको समेशन करके यहाँ पे G वाले इसमें दे देगा। तो यही होता है सम वाले फंक्शन का यूज।
ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे सारे फंक्शंस होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सही फंक्शन कौन सा वैलिड फंक्शन है, तो ये इक्वल साइन होना चाहिए। ये सब रूल आप देख लीजिएगा। तो ये सम यूज होता है ऐड नंबर्स इन द रेंज। रेंज आप कोई भी ले सकते हैं। रेंज का मतलब है कि किस रो टू रो लेना चाह रहे हैं, या कॉलम या रो सबको लेना चाह रहे हैं, इस तरह से वो कर सकते हैं। जैसे ये आप इसको भी ले सकते हैं रो कॉलम मिक्स करके। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हैं, तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब फिर करके दिखाना पड़ेगा तभी याद होगा। बस ये समझ जाइए कि इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर A1 से A5 तक के एलिमेंट को जोड़ना है, सेल को जोड़ना है, तो ऐसे इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा अगले वाले रो में जा कर के। ठीक, ऐसे इक्वल टू एवरेज आप लिखिए A1 टू A5। तो A1 से लेकर के A5 तक मान लीजिए ये A है और ये 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे आपको एवरेज चाहिए, तो इक्वल टू एवरेज और आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए A1 टू A1 और कॉलन A5। ये प्रॉपर इसका तरीका है। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए इसमें 10 20 30 40 जो भी लिखा हुआ है, इस सब का एवरेज क्या होगा वो यहाँ पे आपको दे देगा। इसी तरह से आप कॉलम में ना मूव करके इधर भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पे एवरेज ले सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए मैं पहले ही बताया था। तो इसका बेसिकली फंक्शन पूछेगा आपसे और ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये बस याद रखिएगा, बीच में ये रेंज लिखा होता है, ये फंक्शन का नाम है, और स्टार्ट इक्वल टू से होता है। ठीक, और जब भी हम लोग मान लीजिए सम का लगाएं, ये देखिए, तो ये जो हमारा फंक्शन बार है या फार्मूला बार है, फार्मूला बार में ऑटोमेटिक वो फार्मूला आपको शो होगा जो भी आप फार्मूला यूज कर रहे हैं उस सेल में। मान लीजिए इस सेल में मैं ये फार्मूला सम वाला यूज कर रहा हूँ, तो ये वाला फार्मूला इसमें शो होगा, इसीलिए फार्मूला बार इसको कहा जाता है। और इसकी इधर आप देखे थे एड्रेस बार होता है। तो इतना समझ में आ गया है। काउंट मैंने बताया था कि ऐसे सेल को काउंट करता है जिसमें केवल नंबर्स होते हैं। मान लीजिए इतने सारे सेल हैं, एक में लिखा है राम, एक में लिखा है श्याम, और एक में लिखा है 1 2 3 4। तो 4 सेल में हमारे नंबर्स लिखे हैं और 2 सेल में हमारे एक किसी का नाम या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। अब आप अगर काउंट वाला फंक्शन लगाएंगे, तो फंक्शन की स्टार्टिंग आपको पता है इक्वल टू काउंट, और इसमें लगाएंगे तो आपको यहाँ या फिर ये रेंज लेंगे, तो इस रेंज में आपको क्या दिखाएगा कि 4 हमारे पास ऐसे सेल हैं, 4 ऐसे सेल हैं, 1 2 3 4 ऐसे सेल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, किसी का नाम अल्फ़ाबेट ये सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। नाउ रिटर्न्स करेंट डेट एंड टाइम, तो इसको लगा देंगे तो करेंट डेट और टाइम लिख कर आ जाएगा। टुडे लगाएंगे तो ये करेंट डेट केवल देगा, नाउ वाले में दोनों देगा, टुडे वाले में रिटर्न करेंट डेट केवल देगा। कॉनकैटिनेट, इसका मतलब क्या होता है, और एंड ज्वाइन 2 और मोर स्ट्रिंग्स, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है कॉनकैटिनेट। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। एक मैं यहाँ एग्जांपल लिया, मान लीजिए आप कोई मार्कशीट बना रहे हैं, इसमें ये सोशल साइंस का नंबर सुरेश और दिनेश 2 लोग हैं, तो इसमें मान लीजिए इनके 50 आए, इसमें 60 है, इसमें 70 आए, इसमें फिर 50 टोटल। अब देखिए टोटल निकालना है, तो यहाँ पे आपको सम का फंक्शन लगाइए इक्वल टू सम। ठीक, ये वाला अब हम लोग सीधा सीधा देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये है हमारा सम इक्वल टू सम, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम, और छोटे वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, और यहाँ पे ये 9 वाला है, G9 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ पे सॉरी ये इंग्लिश वाला I तक आ रहा है, तो ये I तक आ रहा है, लेकिन I का ये कौन सा रो है, 9th रो है, तो G9 से I9 यही सम लगाएंगे, तो ये तीनों मार्क्स में जितना नंबर पाए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहीं पे अगर एवरेज वाला लगा दें और ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लें माउस से जा करके, तो यहीं पे एवरेज भी आ जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना आसान है काम करना इसमें। जितने भी आपके डेटा दिए हुए हैं उसको तुरंत का तुरंत जो है फिल्टर आउट कर देगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। तो इसके सारे शॉर्टकट की भी होते हैं, और फंक्शन ऐड करने का मैंने बता दिया, तो आप कीबोर्ड से टाइप करिए ऐसे, या तो वहाँ फंक्शन वाले ऑप्शन में जाकर दबाएंगे और ये फार्मूला यहाँ पे शो होगा, तो ये फार्मूला बार हो गया या फंक्शन बार हो गया। और ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि कैसे जो है यूज होता है इसका।
कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज और सेंटर कब किया जाता है यूज? कंबाइन सेलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल एंड सेंटर द टेक्स्ट। तो किसी बहुत लंबा टेक्स्ट आप लिखे हैं, दो सेल को मर्ज करना है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। टेक्स्ट को रैप कैसे किया जाता है? रैप का मतलब क्या होता है? मेक कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइन्स। तो मान लीजिए इस सेल में आप लिखते लिखते यहाँ तक क्रॉस कर गए हैं, वो दिख नहीं रहा है, तो जैसे आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करके नीचे इसका हाइट बढ़ जाएगा और आपको सारा टेक्स्ट एक ही बार में दिखने लगेगा। अच्छा, अब हमारा एक्सेल ख़त्म होता है, अब हम लोग पावर पॉइंट देखते हैं। पावर पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन बनता है वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो पावर पॉइंट होता क्या है? ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए प्रेजेंटेशन के लिए एमएस पावर पॉइंट यूज होता है। एक्सटेंशन क्या होता है इसका एमएस पावर पॉइंट का? तो .pptx। तो .ppt या pptx। तो याद रखिएगा ये दोनों फाइल एक्सटेंशन इसके लिए यूज होते हैं। अच्छा, इसमें यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि जहाँ उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वर्क शीट बोल रहे थे। जो पेज खुल रहा था उसको क्या बोल रहे थे एक्सेल में? वर्क शीट। और वहाँ क्या बोल रहे थे एमएस वर्ड में? डॉक्यूमेंट बोल रहे थे वहाँ पे। तो वर्क शीट जो भी है हमारा, उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो पावर पॉइंट खोलेंगे तो उसको स्लाइड कहा जाता है। ठीक है। की इंटरफेस एलिमेंट्स, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। रिबन कंटेंट्स टैब लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन और सबका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्लाइड पेन क्या होता है? शोज थंबनेल्स ऑफ ऑल स्लाइड्स ऑन द लेफ्ट। तो इसको अभी हम लोग देख लेंगे। प्लेस होल्डर, बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स वेयर यू टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट इमेज। तो ये अभी हम लोग देख लेंगे कि प्लेस होल्डर कहाँ पे, अभी जैसे खोलेंगे तुरंत नज़र आएगा वहाँ पे। अच्छा, स्टेटस बार क्या होता है? लोकेटेड एट द बॉटम सोज स्लाइड नंबर एंड जूम लेवल। तो मैक्सिमम इसमें 400% तक जूम हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और स्टेटस बार में होता ही क्या, यही चीज़ होता था हमारा कि जूम करने वाला एक की होता था यहाँ पे, और यहाँ पे स्लाइड का कौन सा नंबर है, कितने टेक्स्ट लिखे गए हैं, ये एमएस वर्ड में भी शो कर रहा था, एक्सेल में भी शो कर रहा है और इसमें भी शो कर रहा है। तो सेम हो गया स्टेटस बार। तो ये सारी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसकी जिसको समझना जरूरी है एमएस पावर पॉइंट में, जैसे कि ट्रांजिशन। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आ चुकी हैं। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? तो जो हमारा विजुअल इफेक्ट होता है, दैट ऑकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट। मान लीजिए एक स्लाइड मेरी ये ओपन है और एक मान लीजिए दूसरी स्लाइड, आपको दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो दूसरी स्लाइड कैसे आएगी? या तो रोल होकर के आएगी, नीचे से ऊपर के ऐसे आते हुए दिखेगी, या लेफ़्ट टू राइट आते हुए दिखेगी, या बीच से ऐसे निकलती हुई दिखेगी। जैसे आप लोग एडिटिंग वीडियो देखते हैं कभी कभी, ठीक, शादियों वाली एडिटिंग वीडियो ये सब, तो वहाँ क्या शो हो रहा है? ट्रांजिशन शो हो रहा है कि अगला जो हमारा इमेज आ रहा है वो कहीं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसी को ट्रांजिशन कहा जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है फेड है, पुश है, वाइप है, ये सारे ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक, एनिमेशन क्या होता है? इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। अप्लाइड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, सेव्स विद इन ए स्लाइड। तो अभी हम लोग देख रहे थे जब एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आता है और वो किस तरीके से आ रहा है, फेड होकर के आ रहा है या रोल होकर के आ रहा है, ठीक, या तो किताब की तरह पन्ना पलट के आ रहा है, तो वो ट्रांजिशन शो कर रहा है। जबकि विद इन ए स्लाइड, जो भी हमारा एक स्लाइड है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैं इसको अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनिमेशन जो होता है वो इसके अंदर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके अंदर आप कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं, उसी को एनिमेशन कहा जा रहा है। ठीक, तो अप्लाइड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, इमेज, सेव्स विद इन ए स्लाइड, एक स्लाइड के अंदर ही। जैसे फ्लाई इन, बाउंस, जूम, ये सारे एनिमेशन के पार्ट हो गए। स्लाइड शो क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्लाइड शो इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस और इंफॉर्मेशन स्लाइड्स ऑन ए प्रोजेक्शन स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस, टिपिकली इन ए प्री अरेंज सीक्वेंस। जितने भी आप स्लाइड बनाए हुए हैं 1 से लेकर के, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे इसमें 11/20 शो कर रहा है, तो अगर हमें पेज 1 से 20 तक नॉन स्टॉप ऑटोमेटिकली देखना है तो हम लोग स्लाइड शो पे क्लिक कर देंगे, स्लाइड शो।
तो जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और अपने आप दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और कब तक आएगा, 20वें पेज तक आएगा। 20वें पेज पे जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ कीज ऐसी होती हैं जो बीच में ही आपको बंद करने का ऑप्शन दे देती हैं। जैसे ESC एस्केप बटन आप दबाएंगे तुरंत वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा स्लाइड शो। तो स्लाइड शो का यूज कहाँ होता है मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट से लास्ट स्लाइड तक ऑटोमेटिक उसको पिक्चर के फॉर्म में समझ लीजिए चल रहा है स्लाइड शो में। कभी कभी आप जो फ़ोटो जोड़ करके इंस्टाग्राम पे कई सारी फ़ोटो जोड़ करके गाना बनाते हैं तो आप देखते होंगे ऑटोमेटिक अगला फ़ोटो आ रहा है, अगला फ़ोटो आ रहा है। तो वही एक तरह से समझ लीजिए स्लाइड शो का एग्जाम्पल हो गया। कुछ एडवांस फीचर्स में स्लाइड मास्टर को पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कि हमने 20 स्लाइड बनाई हुई है, तो 20 स्लाइड में हमें मान लीजिए सिमिलर चेंजेस करने हैं, तो क्या हम सारे 20 स्लाइड में जा करके चेंज करेंगे? नहीं। इसमें पावर पॉइंट में ऐसा ऑप्शन दिया गया है स्लाइड मास्टर का कि आप एक में चेंज करिए और बाकी अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो सारे स्लाइड में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो इसी को स्लाइड मास्टर कहा जाता है। तो एक साथ सभी स्लाइडों में सार्वभौमिक परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसका क्या यूज है? डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल टू इजी रीअरेंज देम। कहने का मतलब क्या है, आप लोग कभी वो बनाए कोलाइज बनाए हैं फोटोज का मोबाइल में, ऐसे यहाँ पे एक फ़ोटो आ जाती है, यहाँ एक फ़ोटो आ जाती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। तो उसी तरह का स्लाइड सॉर्टर व्यू है, यानी कि सारी स्लाइड्स आपके दिख रहे हैं एक साथ। अब आपको इसमें किसी को भी आगे पीछे करना है तो आप कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में जा करके। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, आगे पीछे आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। तो यही था हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें जूम लिमिट क्या होती है? 400 मैक्सिमम होती है, 10% मिनिमम होती है। लेकिन MS वर्ड में क्या होता है, 500% होता है मैक्सिमम। तो ये पूछा जा सकता है ये फैक्ट, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि पावर पॉइंट जब हम लोग खोलते हैं तो एक्चुअली में दिखता कैसे है। सेम यहाँ पे भी हमारा क्या था ये, अब तो याद हो गया होगा आपको, क्विक एक्सेस टूल बार। सिमिलर वही सेव बटन, अंडू, रीडू, ठीक। ये हमारा टाइटल बार, तो टाइटल बार हो गया हमारा टाइटल बार। इसमें हमारा जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग बना रहे हैं उसका क्या नाम है वो यहाँ पे शो होता है। अगर आप नाम दे दिए तो वो शो होगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन 1 ऐसे करके शो होगा। ये विंडो कंट्रोल की मैंने पहले बताया था। ये सारे रिबन हो गए जिसमें हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं कमांड्स को, ठीक। यही चीज़ है जो डॉटेड लाइन मैंने बताया था कि एक डॉटेड लाइन्स होती है जिसमें आपको टेक्स्ट को लिखना होता है। प्लेस होल्डर दिखा आपको, बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स वेयर यू टाइप टेक्स्ट। ये चीज़ मैं बता रहा था ना, प्लेस होल्डर्स। तो प्लेस होल्डर्स यहाँ आपको नज़र आया इसमें, ये देखिए क्लिक हेयर, यहाँ क्लिक करेंगे तो टाइटल ऐड होगा, यहाँ क्लिक करेंगे सब टाइटल ऐड होगा। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा फॉर्मेट ओपन हो, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं जा करके, सिर्फ और सिर्फ सब टाइटल लिखें, टाइटल वाला हटा दें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया था, यहाँ पे हमने देखा था स्टेटस बार। स्टेटस बार में देखिए स्लाइड नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज शो हो रहा है, ठीक, थीम कौन सी है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा जूम इन जूम आउट कितना जूम हो रहा है उसको शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसको एक एक बार हम लोग देख लेते हैं। फाइल, इसमें फाइल को टाइप करेंगे तो क्या आएगा, ये तो मैं बताया था क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपको याद रहेगा। फाइल में वही सेम आ रहा है, सेव एज, सेव, ठीक। इसका डिफरेंस वही है जो हम लोगों ने पहले देखा था। ओपन, जब भी कोई फाइल पुरानी है उसको खोलना है, यानी कि जो पहले से सेव्ड है उसी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। क्लोज, इसको क्लोज करना है। इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, ठीक। सेव एंड सेंड, सारा ऑप्शन इसमें आ रहा है। तो कुल मिला के यही ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये लगभग सेम ही है, तो अब आपको याद हो गया होगा लगभग। होम, जो वही हम लोग पहले मेन पेज खोले थे वही होम वाला खुल के आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम वाले में क्या था, तो होम वाले में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नया स्लाइड ऐड करना हो गया, ये रिबन हमारे हो गए, ठीक, जो कि हमारे शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैंने बता दिया था कि क्या कहते हैं डॉटेड लाइन को, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट वाले बटन पे। तो नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। फाइल देख लिए, होम देख लिए, इंसर्ट देख लिए। इंसर्ट में क्या क्या है,
सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, फोटो एल्बम हो गया, कोई भी शेप हो गया, चार्ट हो गया, ये सब चीज़ें, सिंबल और इक्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए, डेट और टाइम भी हो गया, स्लाइड नंबर हो गया, सब चीज़ें इसमें इंसर्ट करने के लिए इसमें यूज हो रही हैं। इंसर्ट टैब की जब हम लोग खोलते हैं तो इंसर्ट वाले बार को जो क्लिक करते हैं तो इसमें इतने सारे मेन्यू हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक, तो डेट और टाइम एक याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए जो है इंसर्ट में जा करके डेट एंड टाइम सिलेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इंसर्ट में रहता है। बाकी ये तो याद ही रहेगा, पिक्चर, टेबल, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट डिजाइन देख लेते हैं। डिजाइन मैंने बताया था कि टेम्पलेट एक एग्जाम में पूछा हुआ था आपके, टेम्पलेट क्या होते हैं। तो जो ऑलरेडी सेव्ड डिजाइंस होते हैं उसी को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। ये सब जो दिख रहा है आपको इस तरह का, ये देखिए, ये कलर वाला, ग्रीन कलर वाला, ये कलर वाला, ये सब क्या है, ये सब टेम्पलेट्स हैं। यानी कि ये एक फॉर्मेट या डिजाइन पहले से बना हुआ है, आप सीधे जा करके इस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इसको अपना अपना प्रेजेंटेशन का नाम लिखिए और सीधे बनाना शुरू कर दीजिए पीपीटी, तो ये यहाँ से बना बनाया आपका डिजाइन है। ठीक, आपको जाके बस एडिट करना है। तो डिजाइन वाले में आप देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज सेटअप क्या होगा, तो इसमें ओरिएंटेशन याद रखिएगा कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन है, और बाकी ये टेम्पलेट्स इसमें आ रहे हैं सारे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन। हम लोगों ने ट्रांजिशन को देख लिया है, उसका डेफिनीशन। ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाते हैं तो कैसा इफेक्ट शो होता है, वही ट्रांजिशन कहलाता है। तो यहाँ देखिए सब बना हुआ है ट्रांजिशन में, नन कुछ भी नहीं है। ठीक, कट वाला है, देखिए इस तरह से आएगा, फेड होकर के जाएगा, ये देखिए पुश वाला जाएगा, वाइप वाला आएगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट का मतलब ऐसे बीच से ब्रेक होगा और नया स्लाइड बाहर आएगा, इस तरह से आपको दिखेगा। कवर, अनकवर, शेप, ठीक, रैंडम बार, सेवरल, ये सारे ट्रांजिशंस के नाम हैं। ट्रांजिशन के नाम तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये है कि ट्रांजिशन होता क्या है, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एनिमेशन मैंने बताया था, इसी स्लाइड के अंदर मान लीजिए क्लिक टू ऐड टाइटल, इसी को आपको आगे पीछे करना है, तिरछा करके 3D इमेज बनाना है, तो ये सब क्या है, ये सब एनिमेशन का एग्जाम्पल है। यानी कि आप विद इन द स्लाइड रह करके उसी स्लाइड के अंदर ही जो भी चेंज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि इसमें आपको अपीयर, ये इस तरह का फेड वाला दिखे, ये से थोड़ा तिरछा हो जाए, क्लिक हेयर टू टाइटल, फेड इन, स्प्लिट, वाइप, ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे एनिमेशन में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो मैंने बताया था कि जब आप स्लाइड शो दबाते हैं तो आपका जो फर्स्ट स्लाइड टू लास्ट स्लाइड ऑटोमेटिक एक पिक्चर की तरह चलने लगता है। पहला स्लाइड आएगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आएगा, वो अपने आप जो है आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और कहीं भी चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यही स्लाइड शो होता है। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बिगिनिंग से शुरू करना है, फ्रॉम द करेंट स्लाइड, मान लीजिए बीचों बीच में वहाँ शुरू करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, कस्टम है, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, तो ये सारे ऑप्शंस आपके स्लाइड शो में आते हैं। तो स्लाइड शो का मेनली डेफिनेशन ही पूछा जाता है और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू, और एक बचा है इसके बाद व्यू। तो रिव्यू में मेनली मैंने बताया था, रिव्यू में हम लोग रिव्यू करते हैं, मतलब देखते हैं कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह तो नहीं मिस्टेक है, तो वही स्पेलिंग चेक, वही थीसर्स, ठीक, लैंग्वेज ट्रांसलेट, ये सब चीज़ें जो है रिव्यू वाले में आती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, स्पेलिंग चेक और थीसर्स। और व्यू वाले में हमें देखना कैसे है, मतलब सिर्फ हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग दो पेज को एक साथ देखना चाह रहे हैं, स्लाइड सॉर्टर, ठीक, स्लाइड सॉर्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि सारी स्लाइडें ऐसे छोटे छोटे स्लाइड के रूप में एक ही पेज में दिखाई देंगी, फिर आप उसको चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल व्यू के लिए हो गया। तो स्लाइड सॉर्टर के बारे में मैंने बता दिया है। नोट्स मास्टर, हैंड आउट मास्टर, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर मैंने बता दिया था कि जो भी चेंज आप इस स्लाइड में कर रहे हैं वो सारे स्लाइडों में अगर करना चाहते हैं तो यही स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे और सब में वही चेंज आ जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो
आई होप कि अगर आप कभी काम नहीं किए होंगे तब भी आपको समझ में आया होगा, और इतनी बार मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू।